पहले तो जैसे हम कंडीशन की बात करें, कंडीशन क्या होता है ये तो हमें पता है। पर कंडीशन जो है वो दो तरीके हो सकती है। एक हो सकती है एक्सप्रेस, एक हो सकती है इम्प्लाइड। अब अगर मैं बात करता हूं कि कंडीशन एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस तो वर्ड्स में ही होगी, और वो भी रिटन या ओरल हो सकती है ना। तो वर्ड्स में एक्सप्रेस होगी, और वर्ड्स कहाँ लिखे जाएंगे या बोले जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? तो ये तो हो गई एक बात। इम्प्लाइड कंडीशन की कहानी क्या बनेगी? जो वर्ड्स के बिना एक्शन से हो जाए, लेकिन यहां एक्शन ऑफ लॉ हो गई है। मतलब एक तरह से ये मान लो कि हमारा एक्ट कह रहा है इम्प्लाइड कंडीशन को कि ये डीम्ड है। डीम्ड मतलब समझते हो? तुमने लिखा हो या समझ में आई बात? अभी और समझ में आएगी। तो ऐसे ही लिखा है, तो ऐसे ही जैसे कंडीशन समझाएंगे ऐसे ही वारंटीज होती हैं, है ना। बुक में ऐसा लिखा है, कंडीशन एंड वारंटीज मे बी express or implied. They are expressed when the term of contract expressly state them. State मतलब mention है यहाँ पे। एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। अकेला स्टेट वर्ड नहीं पढ़ना, पूरी सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा इस स्टेट का मतलब क्या है। जिसे बोलते हैं ना स्टेटेड, इट इज स्टेटेड हियर, मेंशनड हियर, रिटन हियर। तो एक्सप्रेस कंडीशंस वही होती हैं जो स्टेटेड है, मेंशनड है। इम्प्लाइड कौन सी होती हैं? देखो यहां लिखी है, द कंडीशंस आर इम्प्लाइड और द वारंटीज आर इम्प्लाइड। दोनों के लिए एक ही डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है। द कंडीशंस और द वारंटीज are considered as implied conditions or warranties when not being expressly provided for. उसे expressly stated नहीं किया गया, ठीक है। implied condition मैंने ये भी समझाया था, अभी देखो, implied condition are incorporated by law। ये एक्शन ऑफ लॉ से आई है। और जब कोई चीज लॉ से आती है तो तुम उसे लिखो ना लिखो, वो आप पे अप्लाइड है और वो आपको फॉलो करनी है। समझ में आई बात? इसका और कोई एग्जांपल सर हमने कभी जीवन में पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। जैसे जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मतलब वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया है पार्टनर्स के बीच में, तो उन्हें इक्वली, ये क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन ही है, मतलब एक तरह से इम्प्लाइड है वो इम्प्लाइड बात है। एक्सप्रेसली मेंशन नहीं भी है तो भी इम्प्लाइड है। ऐसे ही पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उसे 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी इम्प्लाइड है। ऐसा ही तुमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, जब तुमने ये पढ़ा था कि टेबल है एओए की, और एमओए में इम्प्लाइड कुछ नहीं है, क्योंकि वहां तो नाम तुम ही रखोगे भाई, वो थोड़ी कहीं लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, तुम्हारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा है, कैपिटल कितनी रेस करनी है वो तुम जानो। तो नेरोलैक क्लास क्लॉज की बात छोड़ो, एबीसीडी ई वाले फॉर्म्स में कुछ भी इम्प्लाइड नहीं है। लेकिन एफ से जो फॉर्म शुरू होते हैं, जो एओए के फॉर्म से, उन्होंने कहा है कि यू कैन एज इट इज अडॉप्ट देम एज अ पब्लिक कंपनी, एफ जी एच आई जी, यू कैन एज इट इज अडॉप्ट देम। और अगर तुम नहीं भी करते तो जो रूल है वो तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो बस वही वाली बात है। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे वारंटी के लिए समझना हो चाहे कंडीशन के लिए समझना हो, इतना ही कंटेंट है। जो स्टेटेड है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड है वो एक्सप्रेस है। जो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड ना भी है पर वो इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब वो मानी जाएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, ठीक है। इन्हें लिखना जरूरी नहीं है, ये मजेदार बात है, इन्हें लिखना ही जरूरी नहीं है। मानो कि ये सब कंडीशंस तो हैं ही। कोई डाउट है क्या? एक्सप्रेस कंडीशन आर दोज, जैसे तुम क्लास आते हो,
पढ़ाई करते हो तो कभी तो होमवर्क में बता के देता हूँ कि इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है, लेकिन जो मैंने रोज पढ़ाया है उसको रिवाइज करना ही क्या है। हाँ, बस इसी को इम्प्लाइड बोलते हैं, समझ गए ना। हाँ। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो कुछ बातें इम्प्लाइड है, उन्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोज विच एग्रीड अपॉन, ऑब्वियसली एक्सप्रेस वो वाली हैं जिन पे एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, तभी उसे एक्सप्रेस करने की जरूरत है। जो लीगली तुम दोनों का रोल करना ही पड़ेगा एज अ बायर और एज अ सेलर, उसे नहीं भी लिखोगे तो भी करना पड़ेगा, तो उस पर कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। तो एक्सप्रेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसपे एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें किसकी जरूरत है, एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे ही स्टेट करने की जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट है तो बोलो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो सारी कंडीशंस जो एग्री हुई हैं पार्टी के बीच में और जिन्हें एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम एक्सप्रेस कंडीशन बोलते हैं। ये 2 लाइन लिखो तो बात हो गई। इसमें कोई कंफ्यूजन समस्या है तो बताओ मुझे। अब आता है मजा इम्प्लाइड कंडीशन। अभी ना एक इम्प्लाइड कंडीशन पढ़ने के पहले क्यों ना हम चलें वारंटी पे, और वारंटी में भी और कुछ दिया हो तो देखें, नहीं दिया तो वारंटी के लिए अलग से लैंग्वेज नहीं लिखी है, तुम बस कंडीशन की जगह वारंटी वर्ड रिप्लेस कर दो और केवल यही लाइन में एक्सप्रेस वारंटी एक्सप्लेन हो जाएगी। कोई समस्या है तो बताओ। नहीं। अब इम्प्लाइड कंडीशंस शुरू होती हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। वर्ड क्या आ गया, यही वर्ड लिखना है हमें, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिज्यूम्ड वर्ड समझते हो? नहीं, अजम्पशन वर्ड से बना है प्रिज्यूम्ड। प्री अजम्पशन को लिखते हैं प्रिज्यूम्ड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले ही ये अजम्पशन में है कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो लॉ ये मान के चलता है कि तुम ऐसा करोगे ही। प्रिज्यूम्ड, प्री अजम्पशन बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये सब बातें तो प्रेजेंट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड नहीं लिखा है तुमने और लॉ मान के चल रहा है कि ये तो हो गई। समझ में आई मेरी बात? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो ये है, मैं कल पूछूंगा इम्प्लाइड कंडीशन किन वर्ड्स में बताओगे और एक्सप्रेस कंडीशन किन वर्ड्स में बताओगे। इट शुड बी नोटेड दैट implied condition may be negated or waived by an express agreement। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या सर हमारा पीछा छूट सकता है इस implied कंडीशन से? हाँ, यस, यू कैन वेव देम, यू कैन निगेट देम। तुम उन्हें एडजस्ट कर सकते हो, तुम उन्हें रिवोक कर सकते हो, हटा सकते हो, पर कैसे? बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। कुछ समझ में आया? फॉलोइंग कंडीशंस आर implied in a contract of sale of goods unless circumstances of the contract shows a different intention। ये unless के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। unless के बाद वाली बात वही लिखी है जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ी है, क्योंकि इन सारी कंडीशन को निगेट या वेव किया जा सकता है। दे कैन बी निगेटेड, नेग्लेक्टेड नहीं, निगेटेड और वेव्ड। इंप्लाइड कंडीशन कैन बी निगेटेड और वेव्ड, किया जा सकता है, करनी ही है, मस्ट नहीं लिखा मैंने, किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सप्रेस, तो वही लिख रहे हैं, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शो अ डिफरेंट इंटेंशन। तो ये वाली बात को अलग हटाओ,
अब केवल इतना पढ़ के देखो, जो हम पढ़ रहे हैं नीचे उसके लिए इतना ही पढ़ना जरूरी है। फॉलोइंग कंडीशंस आर इम्प्लाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कुछ स्टेट नहीं करोगे, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है जिनमें ये कंडीशन फेल हो, उनमें मेंशन नहीं किया है ऐसा, तो ये कंडीशन लगती हैं, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे पहली कंडीशन है कंडीशन एज टू टाइटल। पता है इसमें क्या ज्ञान मिलेगा? जो व्यक्ति सेलर है उसके पास पक्का ऑनरशिप है किसकी? गुड्स की, तभी उसके पास सेल करने का राइट है। समझ में आई बात? देखते हैं। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड वो ही लिखा है कि आप निगोएट कर सकते थे इसे, इस कंडीशन को, इस इंप्लाइड कंडीशन को निगेट कर सकते थे। और इस इंप्लाइड कंडीशन को निगेट करने का मतलब ये नहीं कि ये फॉलो नहीं करना है। निगेट करने का मतलब ये है कि प्रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रिज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं। द फर्स्ट implied condition on the part of seller is that in case of sale he has a right to sell। उसके पास राइट टू सेल है। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल के केस में उसके पास राइट टू सेल होने की जरूरत थोड़ी है, बट ही विल हैव राइट टू सेल। वर्ड का गेम देखो क्या लिखा है, जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन तक आ जाएगा। अरे सेल इमीडिएट ट्रांसफर है, मैं अभी ऑनर हूं उस गुड्स का, तभी इमीडिएट ट्रांसफर कर सकता हूं। एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचरिस्टिक बात है, तो लैंग्वेज आ गई, ही विल हैव राइट टू सेल एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। ये अज्यूम्ड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? इन सिंपल वर्ड्स, the condition applied is that seller has a right to sell the goods, means he should be real owner। obviously right to sell उसी के पास होगा जिसके पास absolute rights है। तुम प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सको, ये वाले राइट्स मीन्स यू ओन द प्रॉपर्टी। ऑनरशिप राइट का मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट्स, कुछ भी कर सकते हो तुम उसका। लीज पे दे सकते हो, बेच सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, किसी को गिफ्ट दे सकते हो, एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। तो ऑब्वियस बात है कि उस समय चाहिए ये राइट जब प्रॉपर्टी पास करनी है। इफ द सेलर्स टाइटल और ऑनरशिप टर्न्स टू बी डिफेक्टिव। अब आएगी मजेदार बात, सर अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी, और कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी तो राइट ऑफ रेपुडिएट मिलेगा, राइट ऑफ रेपुडिएशन मिलेगा किसको? बायर को। कुछ समझ में आएगा कि कठिन नहीं है अभी भी? ये ना भी लिखा हो तो माना जाएगा कि सेलर के पास राइट टू सेल था, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं था, तो बायर के पास, बायर इसको ट्रीट करेगा एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन थी कि अगर आप, कोई भी व्यक्ति एज अ सेलर गुड्स बेचता है तो उसके पास ऑनरशिप राइट होनी चाहिए, राइट टू सेल होना चाहिए, और अगर वो एग्रीमेंट टू सेल करता है तो उस दिन आ जानी चाहिए जिस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। कोई डाउट है तो बोलो। देखो ये लिखा है, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ऑनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम सेलर। ये मजेदार बात लिखी है यहां पे, पता है, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट ट्रीट दिस कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ही हैज नो राइट टू ट्रीट दिस कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ये बहुत स्पेशल केस है, इट्स अ स्पेशल केस। बाकी जगह मिलेगा पर ये स्पेशल केस है। रीजन क्या है इसका समझना, किसी ने कुछ चोरी किया था, चोरी किया था, और मेरे रीजनेबल प्रिकॉशंस के बावजूद मैं नहीं पता कर पाया कि वो गुड्स उसका है या किसी और। अब कोई किसी की सब्जी चोरी करके लाके मुझे बेच दे, ऐसी कोई चीज हो जिसके पास, जिसमें ना डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है ना डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है,
किसी ने कोई चीज मेरे को बेच दी जिसके लिए कोई खास ऐसा बिल नहीं लगता, अब सब्जी वाले से बिल विल थोड़ी लेते हैं यार, कौन कहाँ से लाया, किसको बेच रहा है, क्या कर सकते हो उसमें तुम। ऐसा कोई गुड्स था जिसपे कोई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल नहीं है कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊं कि यार ये रियल ऑनर है या नहीं, वैसा गुड्स मैंने खरीद लिया। बाद में रियल ऑनर ने मेरा पता लगा लिया और मेरे माथे आके बोल रहा है ये गुड्स तो मेरा है, वो मेरे को प्रूव कर रहा है कि ये गुड्स उसका है। अब मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन मानूंगा, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट भी होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये गुड्स तो अब मैं रख लेता हूं, मेरे को केवल डैमेजेस दे दो। अरे तुम अब गुड्स रख ही नहीं सकते, उसका रियल ऑनर आ गया है, वो बेचे तो रखो, नहीं तो आपको तो वो गुड्स हैंड ओवर करना पड़ेगा, वो रियल ऑनर है, तुम नहीं हो। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तुम्हारे पास इवन दो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, इवन दो तुम्हारे पास रेपुडिएशन का राइट है, तुम रेपुडिएट कर भी रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, उसके उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिडेशन नहीं है, ये रेपुडिएशन है। रेपुडिएशन का ये कतई मतलब नहीं होता कि गुड्स तुम्हारे पास ही रह जाएगा। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि यू कैन होल्ड द गुड्स। तुम ब्रीच ऑफ वारंटी, मैं तो इसको ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना चाहता हूं इसलिए मैं तो गुड्स होल्ड करूंगा, नहीं कर सकते, रियल ऑनर अलग है कोई। और दूसरे जो सरकमस्टांसेस होते हैं वहां पे वो कम से कम रियल ऑनर तो था ना, जितने भी गुड्स तुम्हें दिए उसने, इसलिए वहां पे तुम वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करके उसके डैमेजेस क्लेम कर पाते हो। वहां पे तुम इम्प्लाइड, वहां पे तुम वेव कर सकते हो ब्रीच ऑफ कंडीशन को, ट्रीट कर सकते हो ब्रीच ऑफ वारंटी, एटलीस्ट उसको रियल ऑनर होना चाहिए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ ऑनरशिप भी कुछ और कहीं और थी, तो यहाँ पे आप उसको होल्ड नहीं कर सकते थे। खैर, अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए ये पार्टी है, इसने ट्रैक्टर परचेस किया तो ए बायर है हमारा, किससे किया, बी, तो ये सेलर है हमारा, ठीक है ना। हु हैड, हाँ, हु हैड नो टाइटल, टाइटल मतलब मैंने क्या वर्ड सिखाया तुम्हें, टाइटल मतलब टाइटल मतलब बताओ, राइट और इंटरेस्ट एब्सोल्यूट होंगे तो ऑनरशिप है, लिमिटेड भी हो सकते हैं। वो तो कह रहा है कि नो टाइटल, उसका टाइटल नहीं है इसका, यहाँ ऑनरशिप की ही बात चल रही है। आफ्टर 2 मंथ द ट्रू ऑनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर, तुम चला रहे थे मस्ती में, मैंने नया ट्रैक्टर खरीदा है, उसने पकड़ लिया तुमको, ट्रैक्टर के नीचे उतार के बोला, डिमांडेड इट फ्रॉम ए, ये ट्रैक्टर मेरा है मुझे दो। हेल्ड दैट ए वाज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू द ट्रू ऑनर, उसमें कोई आनाकानी मत करना, एंड ऑब्वियसली ट्रैक्टर वापस देना पड़ेगा। ए कुड sue बी द सेलर विदाउट टाइटल फॉर द रिकवरी ऑफ परचेज प्राइस। If A sells to B tins of consumed milk labeled CDF brand, अब कौन, ए जो है वो सेलर है, बी जो है वो बायर है, दिस इज प्रूव्ड दैट द इंफ्रिंजमेंट ऑफ एन कंपनीज ट्रेडमार्क, तुम ब्रांड लगे हुए टिन के डब्बे किसी को बेच रहे हो, भाई वो तो वही कंपनी बेच सकती है जिसका ब्रांड उस पर लगा है। उसने कहा ये तो मेरे ट्रेडमार्क का ब्रीच हो गया, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। It will be breach of implied condition that A had the right to sell, क्योंकि A को इस पे कोई राइट ही नहीं था बेचने का, पर A ने बेचे हैं। B in such a case will be entitled to reject the goods, take off the labels and claim the damages for the reduced value. सर टिन वापस नहीं करेंगे, इंटेंजिबल राइट था, केवल ट्रेडमार्क रिमूव करना पड़ेंगे। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? और ऑब्वियसली डैमेजेस क्लेम करेगा कौन, एन कंपनी ए से, और बी भी किससे करेगा, ए से, ए के ऊपर दोनों पार्टी डैमेजेस क्लेम करेंगी।
कुछ समझ में नहीं आया? If the seller has no title and the buyer has to make over the goods of the true owner, he will be entitled to refund the price. If the seller has no title and the buyer has to make over the goods to the true owner, भाई बायर को देना पड़ रहा है गुड्स, बायर को रिमूव करने पड़ रहे हैं वो ट्रेडमार्क, तो ऑब्वियस बात है वो ए से सारा कुछ रिकवर कर लेगा। कोई समस्या है क्या? स्पेशल केस था। दूसरा है सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में कल थोड़ा बहुत मैंने समझा के भेजा था। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिटेलिंग गुड्स के ऊपर। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब कि गुड्स के बारे में सारी डिटेलिंग थी। गुड्स का कंटेंट क्या है, लिक्विड है, पाउडर है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसका यूज करने का टेक्निक क्या है, वार्निंग्स क्या है यूज करने पे, सारी बातें। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देयर is an implied condition that the goods shall correspond with the description। जो भी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, किससे? बायर की तरफ से। बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया होगा ना सेलर को, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि वो डिस्क्रिप्शन इसीलिए दे रहा है कि वो फॉलो होगा, मतलब इसको अलग से एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो डिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर रहा है गुड्स, तो एक्चुअली कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी और बायर के पास राइट आएगा टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आई बात? द रूल इज बेस्ड, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे को ये कंटेंट चाहिए, मैंने बता दिया, फिर तुम आंसर लिखते हो और वो कंटेंट उसमें है ही नहीं, या उस फॉर्मेट में तुमने नहीं लिखा, तो यही बोलूंगा आंसर गलत है। रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जब उसने डिस्क्रिप्शन दी है सेलर ने और बायर उस डिस्क्रिप्शन के अनुसार गुड्स को नहीं दे रहा है, तो ये क्या माना जाए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्रीच ऑफ, ये सिंपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसी बातें नहीं है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट जैसी। यहाँ पे स्पेसिफिक करना पड़ेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कंडीशन है या ब्रीच ऑफ वारंटी है। कोई डाउट है? द रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीज, पीज मतलब मटर के दाने, यू कैन नॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। समझ में आई बात? अगर उसने स्पेसिफिक करके दिया है, पीस भी एक तरह का बीन्स है, पर दूसरे बीन्स दे रहे हो आप उसको, तो गलत, वो मना कर सकता है ना। The buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description of goods. Thus, it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description, whether the description was essential. Obviously, ये देखना पड़ेगा to identify the goods where the buyer has agreed to purchase. ये सब कंडीशन देखो, and if it is required that good standard do not correspond with the description, it would breach of the condition entitling the buyer to reject the goods. It is a condition which goes to the root of contract, and the breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not. काम की बात तो यहां आई। आखिरी दो लाइनें लिखनी बहुत जरूरी है और इस पे एमसीक्यू आएगा, यही मार्किंग तुम्हें करनी चाहिए। ऊपर के पैराग्राफ में कोई खास ज्ञान नहीं था, वो किसी केस स्टडी में यूज नहीं आना है कुछ खास, ये आएगा इस पे केस स्टडी बनेगी। और क्वेश्चन घुमा के बोलेगा डिस्क्रिप्शन तो दिया था बायर ने, सेलर ने जब गुड्स ऑफर किया बायर को कि रेडी है ले जाओ, डिलीवरी कर रहा है, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में जब वो ले आया है, ये पिछले चैप्टर में वर्ड पढ़ा था, जैसे डिलीवरेबल स्टेट में आता है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको गुड्स लेना है, तो उसने पूरा मौका दिया चेक करने का, तो क्या फिर भी सेलर जिम्मेदार है? मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? सेलर ने डिस्क्रिप्शन दिया था,
बायर ने डिस्क्रिप्शन दिया था, सेलर ने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग्स में जब गुड्स बायर को डिलीवर करने की कोशिश की तो उसने पूरा मौका दिया बायर को। यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। बायर ने चेक किया, इंस्पेक्ट किया, ले गया। फिर दो दिन बाद आता है बायर और बोलता है सेलर से, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, देयरफॉर इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, हेंस आई एम repudiating द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेमिंग फॉर द डैमेजेस। कौन सही है कौन गलत है, बायर या सेलर? बायर गलत है। तुम बढ़िया लोग हैं। मैं सेलर बन जाता, तुमको क्या खरीदना है? सपोज तुमने उससे 180 बोरी गेहूं खरीदा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने ट्रैक्टर ला के खड़ा किया, उसमें 180 बोरी लोड है। बोले ये लो, चेक करो और ले जाओ। कर लोगे चेक? ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्यूरिफाइड ऑयल है या नहीं है तुम चेक कर लोगे? गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है। बाद में कुछ गड़बड़ तो ये यही कहानी आई ना। तुम तो बेचारे बायर की गलती बता रहे थे। अब फिर वही बात कर रहे हो, तुम्हें बढ़िया व्यक्ति हो, तुम्हें यही तो कह रहा हूँ। इट इज अ कंडीशन विच गोज टू द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई डिस्क्रिप्शन दिया था तो वो डिस्क्रिप्शन के अनुसार होना चाहिए। मैं इंस्पेक्ट करके ना भी ढूंढ पाऊं तो भी होना चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था यार। नॉर्मल केस होता ना, नॉर्मल केस, डिस्क्रिप्शन वाला केस नहीं होता, तो फिर बायर गलत था। ये पढ़ा था हमने, डिस्क्रिप्शन नहीं था वहां। तुम गए गेहूं खरीदने, उसने बोला ये रखिए देख लो, और सेटिस्फाई हो जाओ तो ले जाओ। तुमने देखी, सेटिस्फाई हो गए, ले गए। अब तुम लाके बोल रहे हो ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। अब वहां तुझे कर सकता है, बोले व्हाट कैन आई डू? मैंने तुम्हें इंस्पेक्ट करने का मौका दिया था, मैंने कोई जोर जबरदस्ती की थी? नहीं। तुम अपनी मर्जी से ले गए थे। मैं तो सभी तरह का कुछ बेचने को रेडी हूँ, तुमने पसंद किया तुम ले गए। लेकिन इस केस में बहुत अंतर है भाई। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के दिया था, इवन दो मैंने इंस्पेक्ट किया हो, इवन दो मैं उसमें डिफॉल्ट फॉल्ट ना ढूंढ पाया हूं, फिर भी अगर वो फॉल्टी निकला बाद में, सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। हम्म। मर्केंटेबल गुड्स पढ़े थे? हाँ। हम्म। तो किसकी गलती? यही लिखा है, इट इज अ कंडीशन दैट goes to the root of contract and the breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पे केस स्टडी लाएगा वो इंस्पेक्शन पे, और तुम्हारा पूरा तुम्हें घुमा देगा इंस्पेक्शन पे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करेगा। बेचारा सेलर तो ये भी कह रहा है, सेलर तो ये भी कह रहा है, तुम चेक कर लो, तुम वैल्यूअर बुला लो अभी। तो इवन दो इंस्पेक्शन हो गया हो, वो गुड्स अगर डिस्क्रिप्शन वाला नहीं है तो बायर को राइट है टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये डिस्क्रिप्शन के साथ दिया था बायर ने कि मेरे को ये डिस्क्रिप्शन वाला गुड्स चाहिए, सेलर एग्री हुआ था और उसने कहा था कि मैं यही वाला दूंगा, यही तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है। तो भाई वो क्यों नहीं है फिर? भले ही इंस्पेक्शन किया हो, मैंने किया हो, किसी को बुलाया हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है अब? तुम्हें मेरी बात अभी भी समझ आई कि नहीं आई? डिस्क्रिप्शन वाला केस नहीं होता तो बहुत गेम अलग हो जाती, ये बात समझ में आ गई? फिर वो वाली पूरी स्टोरी आती कि यार सेलर तो बस सामान बेचने ही बैठा है, उसको तो सारे तरह का गुड्स बेचना है, हर वो चीज जो मार्केटेबल है उसको बेचनी है, वो जनरल इंस्पेक्शन का मौका भी दे रहा है, उसके बाद बायर खरीद के ले जा रहा है, तो फिर तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल है। केवीए टेम्पटर तब लगेगा। डिस्क्रिप्शन वाले केस में केवीए टेम्पटर, यही हमने कल पढ़ा था।
कोई डाउट है क्या? तो यहाँ पे इसीलिए लिखना चाहिए एक्सेप्शन। हम्म। केवी टेम्पटर का मतलब क्या था? लेट द बायर बिवेयर। उसे अपनी तरफ से ड्यू डिलीजेंस अपनानी है जब वो बाइंग करता है, क्योंकि प्रोटेक्शन देता है केवी टेम्पटर किसको? सेलर को। किस ग्राउंड पे? हर वो चीज जो मार्केटेबल है इज एलिजिबल टू सेल। So this is responsibility of a buyer to remain alert. Yes or no? केस देखो, ए एट कोलकाता सेल्स, तो ए हो गया अपना सेलर। बी, बी हो गया बायर। 12 बैग्स ऑफ वेस्ट सिल्क ऑन इट्स वे फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता। There is an implied condition that silk shall be such as is known in the market as waste silk. Waste silk एक कैटेगरी है सिल्क की, वो ही खरीद रहे हैं, एग्रीमेंट में लिखा है कि मेरे को वेस्ट सिल्क चाहिए, तो जो मार्केट में जिसको वेस्ट सिल्क बोला जाता है ये वही होना चाहिए। इफ नॉट, बी इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। कोई समस्या है तो बोलो। एक और एग्जांपल है, ए शिप, नहीं ए नहीं है ये, अ शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज कॉपर फासन वेसल। इसका क्या मतलब सर? कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का बना रहेगा तो उसकी अलग क्वालिटी होती होगी, सेल करने में वगैरह में जंग नहीं लगता होगा। आयरन पे लगाते हैं ना ये वायर्स वगैरह में, कॉपर क्यों लगा यूज करते हैं? रस्टी नहीं होता, वहां तो पानी, हवा, नमी, मॉइस्चर सब होता है। तो ऑब्वियस है, अ शिप वाज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड एज कॉपर फास्टन वेसल, तो ये क्वालिटी की बात हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया शिप का। बट एक्चुअली इट वाज ओनली पार्टली कॉपर फासन। अलॉय होगा कॉपर फासन, कुछ चीजों का मिक्सचर होगा कॉपर के साथ। डिड नॉट करस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन एंड हैंस कुड बी रिटर्न। तो यहां तक एक बात तो खत्म हो गई कि भाई वो पूरा राइट, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है और बायर को राइट है टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। और के बाद क्या लिखा है? इफ द बायर टू गुड्स ही कुड क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच। ये तो वो वाली बात हो गई, द बायर इज ट्रीटिंग ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ये तो हमेशा ही कर सकते हो ना। अरे तुम्हारे पास बड़ा राइट है तो तुम छोटा यूज करो, वो तो कर ही सकते हो। ये तो फालतू लिखी है लाइन। कोई डाउट है तो बताओ। मजेदार बात यह है, वो ये बोल रहे हैं कि यार एक्ट ने लेकिन ये डिस्क्रिप्शन वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। एक्ट अगर किसी चीज को डिफाइन नहीं करता तो इसका मतलब है आप उसका कॉमन या जनरल सेंस लोगे। तो वो यही कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन डिफाइन नहीं है, तो वेयर अ क्लास और काइंड ऑफ द गुड्स बिलोंग टू अ स्पेसिफिक एग्जांपल इजिप्शियन कॉटन, जावा sugar, etc., defining the category of the goods where the goods have been described by certain characteristic essential to their identification। तो एक जैसे वो नहीं वेस्ट सिल्क बोला है या कोई बोला, जैसे कहीं के कहीं किसी जगह की कोई चीज फेमस होती है तो भाई वो उस जगह को बिलोंग करने वाली होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक बताते हो, जैसे ये कॉपर फासन वाला कैरेक्टरिस्टिक वाला डिस्क्रिप्शन था, और ऊपर वो जो वास्ट सिल्क था वो शायद कोई लोकेशन वाला होगा, वहां पे वो सिल्क प्रोड्यूस होता होगा। कोई डाउट है तो बताओ। इट मे बी नोटेड दैट द डिस्क्रिप्शन इन दीज केसेस assume that form ऑफ अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्वियस बात है कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन वो स्टेटमेंट्स हैं, वो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो किसी गुड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ये है जनरल सेंस इसका। वो सारे स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशन जो किसी गुड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कोई डाउट है बताओ। वो रिप्रेजेंटेशन ओरिजिन
को लेके हो सकते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेके हो सकते हैं, मोड ऑफ पैकिंग को लेके हो सकते हैं, क्वालिटी को लेके, इंग्रेडिएंट को लेके हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वेदर और नॉट सच अ स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन इज एसेंशियल, whether or not is essential to identify the good is a question of fact। बोल रहे हैं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है मतलब एसेंशियल है या नहीं वो डिस्क्रिप्शन, ये तो लैंग्वेज पढ़ के ही पता चलेगा। अगर वो एसेंशियल है तो ही ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी। समझ में आई बात? तो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मेरे को इस तरह का गुड्स चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि मुझे यही गुड्स चाहिए, मैंने कहा इस तरह का गुड्स चाहिए। जैसे मैंने कहा मुझे एक टाइप का व्हीकल चाहिए। मैंने कोई इसमें ब्रांड बता दिया, स्पेसिफिकेशन बता, इतने सीसी की गाड़ी है, ब्रांड भी बता दिया, पर मैंने कहा इसके जैसी कोई भी गाड़ी चलेगी, इस इतने सीसी की इसके जैसी। तो इसका मतलब मेरी लैंग्वेज ये कह रही है कि भाई वो कंडीशन नहीं है, वो वारंटी है। समझ में आई बात? मेरा डिस्क्रिप्शन जो है वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो कोलेट्रल है मात्र, एसेंशियल नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा इसी ब्रांड की इतने सीसी की यही वाले मॉडल की गाड़ी चाहिए, ऐसी बातें लग रही है तुम्हें कि मैं स्पेसिफिक होता जा रहा हूं किसी गुड्स पे, तो फिर वो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। तो गुड्स का डिस्क्रिप्शन कंडीशन माना जाए या वारंटी, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। आपका स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन जो है वो एसेंशियल है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंडिंग ऑन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई? तुम कुछ भी अंडरलाइन नहीं करो, मेरे को पक्का पता कल तुम इसमें कुछ भी नहीं याद कर पाओगे। सेल बाय सैंपल, ये तो डिस्क्रिप्शन का भी एक स्टेज आगे की बात है। तुमने सैंपल दे दिया है, किसने, कौन देता है सैंपल? सेलर। वो बोल रहा है ये सैंपल है और ऐसा ही जितना लॉट बोलोगे मैं दे दूंगा। कपड़े का सैंपल हो सकता है, अनाज का सैंपल हो सकता है। और सोचो बाद में वो जो लार्ज क्वांटिटी हमने खरीदी वो सैंपल से मैच ना करे, तो क्या मानोगे? ब्रीच ऑफ कंडीशन की वारंटी। और क्या ये मेंशन करनी जरूरी है बात कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई सैंपल के जैसा ही होना चाहिए पूरा गुड्स? इट इज ऑब्वियस, प्री अज्यूम्ड बाय लॉ, hence it is an implied condition in the contract of sale by sample। there is an implied condition, the bulk, वो जो बड़ी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं? बल्क। the bulk shall correspond with the sample in the quality, the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample। दो बातें बोल दी उसने। इंप्लाइड कंडीशन है दो, बल्क सैंपल के को करस्पॉन्ड करे, मतलब वो वैसा ही हो जैसा सैंपल था, और दूसरा बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले टू इंस्पेक्ट कि वो बल्क सैंपल जैसा है या नहीं। कोई डाउट है क्या? अब एक अंतर है डिस्क्रिप्शन और सैंपल में। डिस्क्रिप्शन में उसने बोला बायर को इंस्पेक्ट कर भी लेगा तो भी ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्योंकि हर चीज डिस्क्राइब्ड है। सैंपल में डिस्क्राइब्ड नहीं है। उसने सैंपल दिखाया, तुम्हें सैंपल पसंद आया, बल्क भी पसंद आया, और तुम्हें सैंपल ही खराब पसंद आया हो, यहाँ तुम दुकान पे गए हो, उसने सैंपल दिखाया है, उस सैंपल से तुम्हें मौका दिया है तुम चेक करो, ये बात इंपॉर्टेंट है चेक करने वाली सैंपल के केस में, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। डिस्क्रिप्शन के केस में इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं था चेकिंग का, इसीलिए तो हमने कहा था चेकिंग का क्या इंपॉर्टेंट, जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं हर चीज तुम्हें वैसी ही देनी है। सैंपल के केस में द बायर कैन इंस्पेक्ट। कुछ समझ में आएगी नहीं बात? ये बहुत, यही डिफरेंस है दोनों में। बाद में पूछोगे सर ये सैंपल और डिस्क्रिप्शन मेरे को एक जैसे लग रहे हैं, पक्का बोलोगे, और तब मैं तुम्हें बोलूंगा दिस पॉइंट
creates difference with sale by description. In sale by description, inspection is irrelevant. उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, चेक करो या मत करो। ये समझ में आया कि नहीं आया? डिस्क्रिप्शन में इंस्पेक्शन का रेलेवेंस नहीं है, वो नहीं है। डिस्क्रिप सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये देखो, ये मैंने एमसीक्यू लिख रखा, देखो ये री लाइन, ये buyer can reject whether buyer is able to inspect or not. यहां पे बोला है buyer shall have reasonable opportunity of comparing, मतलब हम इसका इंपॉर्टेंस ला रहे हैं कि बायर के पास अपॉर्चुनिटी दे दो, ये कह रहा है, ये तो ऑब्वियस बात है। यहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है ना, क्योंकि वहां पे जब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, बायर ने चेक किया था नहीं किया था, ठीक से चेक किया था नहीं किया था, कर पाया था नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए। बायर चेक कर लेगा और रोएगा कि नहीं मेरे को नहीं लेना है, पर वो डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है, उसको लेना पड़ेगा। वो चेक कर लिया, बाद में आया 2 दिन बाद बोले नहीं कर रहा है मैच, तो वो चेक होगा, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो वापस लेना पड़ेगा सेलर को। तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है, मेन गेम डिस्क्रिप्शन था वहां पे। यहाँ पे सैंपल है, तो सैंपल से वो बल्क मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बायर को इंस्पेक्ट करने की। ये चीज यहाँ रिलेवेंट हो जाती है, नहीं तो फिर बाकी सब बातें एक जैसी लगने वाली हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल 2 पार्सल ऑफ wheat, समझ रहे हो? द सेलर अलाउड द बायर एन इंस्पेक्शन ऑफ द स्मॉलर पार्सल बट नॉट ऑफ द लार्जर पार्सल। भाई आपने अगर कहीं भी अड़चन डाली तो सीधी बात है ब्रीच ऑफ कंडीशन है। यू मस्ट हैव प्रोवाइड हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क। सैंपल तो देख ही लेगा वो, उसको सैंपल से बल्क को करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, सैंपल से बल्क करस्पॉन्डिंग है कि नहीं, इस बात को इंस्पेक्ट करने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये ऐसे एक दूसरे को बैठ के समझाओगे, वर्ड्स बोलोगे ना तो सीखोगे। बट not the larger parcel. In this case, it was held that buyer was entitled, obviously, to refuse it. किस ग्राउंड पे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी के ग्राउंड पे रिफ्यूज कर रहा है वो, कि since the buyer does not have reasonable opportunity to inspect the sample with the bulk, it is considered as a breach of implied condition. Hence, the buyer has a right to repudiate the contract. समझ में आई बात? अगला देखो, द गुड शाल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जो गुड्स है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग एन अनमर्केंटेबल which would not be apparent on reasonable examination of the sample. ये क्या है सर? रीजनेबल एग्जामिनेशन के बाद भी अगर कोई गुड्स मतलब रीजनेबल एग्जामिनेशन किया था पर अपियर नहीं हुआ, उसमें नहीं ढूंढ पाया रीजनेबल एग्जामिनेशन में भी, या नहीं ढूंढा जा सकता था रीजनेबल एग्जामिनेशन पे भी, खासतौर पे ये उन गुड्स के लिए है जिनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, जैसे केक, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, ज्यादा से ज्यादा कितना चलेगा, है ना, 24 घंटे मैक्सिमम। जैसे मिठाई पे भी लिख के देते हैं उसकी एक शेल्फ लाइफ है, 48 आवर्स यूज कर लो, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब उसके बाद भी अगर तुम उसको स्मेल करके देखोगे तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि वो मिठाई खराब ना हुई हो,
पर उसको 48 आवर हो सकते, वो कभी भी खराब हो सकती है, एनी टाइम। तो ऐसे केसेस में सपोज किसी ने जस्ट खराब होने की गुंजाइश के 1-2 घंटे पहले ही बड़ा ऑर्डर बेच दिया किसी को, उसने रीजनेबल चेकिंग की भी है उस केक की या मिठाई की, और उसे ऐसा अपीयर नहीं हुआ कि यह अनमर्केंटेबल है, तो सीधी अनमर्केंटेबल होगी ना, क्योंकि तो वो केस यहां आता है कि इवन दो चेकिंग उसने की है, बट ये अपीयर नहीं हुआ कि ये सीधा अनमर्केंटेबल है। इवन ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन इट इज नॉट अपेरेंट फ्रॉम द सैंपल। अरे मिठाई तो बहुत सारी रखी थी, तो तुमने एक मिठाई सूंघ के देखी, खा के देखी, यू कैन नॉट, मतलब एक अंदाजा नहीं लगा आपको कि ये खराब होने वाली है। पता चले तुम लेके गए घर, 1-2 घंटे में ही वो खराब हो गई, तुम किसी फंक्शन के लिए ले गए थे, तो अब सीधे जाओगे ना उस दुकान पे और बोलोगे ना कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो गया, मेरे सारे पैसे वापस दो। कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ बोलेगा ना, बिल्कुल बोलेगा। तो उसके बाद पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट, इनका एक डिपार्टमेंट होता है ना, उस वो सैंपल लेगा, वो लेबोरेटरी में जाएगा, वो चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कितने घंटे पहले बनी है, फिर वो जाएगा उसके पास, तो उससे झगड़ा नहीं करना है। आपके पास मिठाई पड़ी है, वो सैंपल है, दो जगह कंप्लेंट कर दो, एक उसकी कंज्यूमर कोर्ट में कर दो, और एक वहां पे जाके सैंपल में लेबोरेटरी टेस्ट करा दो, वहां से एविडेंस ले लो, वहां पे भी कंप्लेंट कर दो कि ये दुकान वाले ऐसे करते हैं। इतना समझा ही दोगे ना उसको, उतने में डर जाएगा वो कि मैं ये करने वाला हूँ। हम्म। अब तुम से वापस गए थे तुम भी, तो उसने यही बोला कि नहीं लेऊंगा मैं वापस। हम्म। हम्म। पर अब तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्या ना, फिर मैं इसको लेके कंज्यूमर कोर्ट जाऊं कि वो डिपार्टमेंट में जाके इसकी लेबोरेटरी चेक करा दूं क्या कि कितने घंटे पहले बना है। हम्म। ठीक है, चले उसको बताना कि ये रूल है भाई, आगे सुधर जाओ। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली विथ रिगार्ड टू डिफेक्ट्स which could not be discovered by an ordinary examination of goods। ठीक है, इफ द डिफेक्ट्स आर लेटेंट। वैसे लेटेंट का क्या मतलब होता है, सुना है क्या? लेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत सारी जगह यूज होगा, जल्दी बताओ। हाँ, अरे कुछ भी बातें कर रहे हो तुम। लेटेंट मतलब बताओ। नहीं सर, सुना है बस हमने, मीनिंग ईनिंग नहीं पता है हमें। हिडन, छुपा हुआ। दिस सिंपली मीन्स दैट गुड, सॉरी कहा था, इफ द डिफेक्ट्स आर लेटेंट मीन्स दे आर हिडन, द बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बट वो डिफेक्ट थे, पर वो हिडन थे, और रीजनेबल इंस्पेक्शन के बाद भी वो अपीयर नहीं हो रहे थे। ठीक है, द सिंपली मीन द दिस सिंपली मीन्स गुड शाल बी फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट डिफेक्ट। अच्छा लिखा भी है उसने, लो, हिडन हिडन डिफेक्ट। तो गुड्स को हमेशा क्या होना चाहिए, लेटेंट, हिडन डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए, लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। कई बार ये शूज में होता है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इसने। क्या होता है, शॉप पे हम शू पहन के देखते हैं, फर्स्ट टाइम पहन के देखते हैं, तो वो बोलता भी है अरे कुछ नहीं है, अभी अभी ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे पैर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, फिर तुम्हें ठीक लगेगा। पर कई लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है उससे, खास तौर पे एथलीट्स को।
जो काफी रनिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और अगर उनका शू गलत आ गया तो उनको इंजरी हो जाती है घुटनों में, कमर में। तो a company sold certain shoes made of special sole by a sample for French army. The shoe were found contained paper not discoverable by the ordinary inspection. Hence the buyer was entitled to refund the price plus damages. तो अगर आपके पैर में सेट नहीं हुआ और आपको गड़बड़ हुई तो यू कैन क्लेम। पर ऐसा तब जब सैंपल की तरह कुछ दिया है और आपने बल्क लिया है। अरे कुछ समझ में आई बात मेरी? सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ये तो डबल सेफ्टी है ना। सैंपल भी था और डिस्क्रिप्शन भी था। हमने पहले डिस्क्रिप्शन दिया, बायर देता है डिस्क्रिप्शन, मुझे ऐसा ऐसा गुड्स चाहिए, या सेलर दे रहा है कि ऐसा ऐसा ये गुड्स है, दोनों में से कोई भी दे रहा है डिस्क्रिप्शन। सैंपल सेलर उसी को करस्पॉन्ड करके दिखा रहा है, बोले यही डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन का ये सैंपल है, इस सैंपल का वो बल्क है, ऐसा। तो where the goods are sold by sample as well as description, the implied condition is that bulk of the goods supplied shall correspond both with sample as well as description. In this case, goods correspond with sample but do not tally with the description or vice versa or both. The buyer can repudiate the contract. बात खत्म। दोनों में से एक भी कंडीशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, सैंपल के साथ मैच नहीं कर रहा है बल्क, या डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है बल्क, तो बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। A agreed with B to sell certain oil described as refined sunflower oil. उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, वारंटेड ओनली इक्वल टू सैंपल, और उसका एक सैंपल भी दिखाया उसने, बोले ये पूरा ऑयल जो भरा हुआ है वो इस तरह का है, ये देखो इसका सैंपल। द गुड स्टैंडर्ड वेर इक्वल टू सैंपल बट कंटेन द मिक्सचर ऑफ हेम्प ऑयल, मतलब वो प्योर सनफ्लावर ऑयल नहीं था, उसमें दूसरा ऑयल मिक्स था। ये लेबोरेटरी टेस्टिंग में पता चला हमें, बाद में, उस समय तो नहीं पता चला, इवन तो हमने इंस्पेक्शन भी किया हो तब भी नहीं पता चला। हेंस बी कैन रिजेक्ट द। वैसे भी डिस्क्रिप्शन वाले केस में अगर इंस्पेक्शन कर भी लिया और अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा है फिर तो तुम वैसे ही कुछ क्लेम नहीं कर सकते। यस और नो? सैंपल, द गुड्स वेयर एज पर सैंपल बट डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, इसलिए इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई है और उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट मिलता है किसको? बायर को। कोई डाउट है यहां तक तो बताओ। Ordinarily, there is no implied condition as to the quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. क्वालिटी और फिटनेस को लेके हमने कल भी एक बात करी थी, और क्वालिटी और फिटनेस पे केवीए टेम्पटर लगता है। क्वालिटी एंड फिटनेस केवीए टेम्पटर के बाहर नहीं है। कोई गुड्स रीजनेबल क्वालिटी का है या नहीं, या पर्पस के लिए फिट है या नहीं, ये बायर ही डिसाइड कर सकता है, ये सेलर डिसाइड नहीं कर सकता। हर वो क्वालिटी जो मार्केटेबल है सेलर वो सारी रखता है, और किसी ना किसी पर्पस के लिए तो वो फिट होती ही है, इसीलिए तो वो मार्केटेबल है। इसीलिए पहली दो लाइन में का साफ लिख दिया, ऑर्डिनरली, जनरली क्वालिटी और फिटनेस कभी इंप्लाइड कंडीशन नहीं बनते। मैंने तो कहा यहां केवीए टेम्पटर भी फेल नहीं होता। हाउएवर condition as to the reasonable fitness, लेकिन reasonable fitness of goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of the purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing in those goods। तीन बातें कल भी सिखाई थी ये मैंने, और अगर ऐसा हो गया तो केवीए टेम्पटर का एक्सेप्शन हो जाता है और सेलर जिम्मेदार हो जाता है। वही वाली कहानी फिर आ गई। इसको हम क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन मानते हैं, और ये अगर सेटिस्फाई नहीं हुई बाद में तो फिर हाँ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का राइट मिल जाएगा उसे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में लिखी है, और ये एमसीक्यू है।
इस पे पक्का क्वेश्चन केस लॉ आने के चांस है। फिटनेस और पर्पस की जो कंडीशन है, क्वालिटी और क्वालिटी या फिटनेस पे जो बात है, दिस implied कंडीशन विल नॉट अप्लाइड इफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड अंडर अ मार्केट, अंडर अ ट्रेडमार्क और अ पेटेंट नेम। क्यों सर? कहानी वही है ऊपर की पूरी। बायर गया सेलर के पास, सेलर से बोला मुझे ऐसा ऐसा गुड्स दे दो, मेरा ये पर्पस है, मेरे पास इस चीज का नॉलेज नहीं है। सेलर उसी तरह के प्रोडक्ट में डील करता है, तो उसको अवेयर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर हैज ऑर्डिनरीली बीन डीलिंग इन दोज गुड्स। तभी तो हम उसके जजमेंट पे भरोसा करेंगे, ऐसे किसी और के जजमेंट पे क्यों भरोसा करेंगे जो। और बायर ये उसे मेंशन कर रहा है, द बायर हैड मेड नोन टू द सेलर द पर्पस ऑफ हिज परचेज एंड रिलाइड अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। अपना पर्पस बता रहा है और रिलाई कर रहा है उसके बताए हुए बात पे। पर वो ब्रांडेड आइटम है या उस पर ट्रेडमार्क है, पेटेंट या ट्रेडमार्क, मतलब वो पर्पस सेलर को भी कैसे पता है? किसी और कंपनी के कहने पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अगर तुमने कोई शू खरीदा, तुमने अपना पर्पस बताया, तुमने उसके जजमेंट और स्किल पे रिलाई किया, और वो शूज में रोज डील करता है, और वो कह रहा है कि एक्शन का शू ले लो, मेरे हिसाब से वो बढ़िया है क्योंकि एक्शन वाले यही क्लेम कर रहे हैं। अब कल को तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हुई और तुम उसके अगेंस्ट केस करने जाओगे तो उस पर केस नहीं होगा। केस कहाँ होगा? यस और नो? अंडर अ पेटेंट और अंडर अ ब्रांड नेम सेलर जिम्मेदार नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि उस कंपनी को वो पेटेंट दिया ही इसलिए गया होगा क्योंकि कंपनी वो सारी चीजें सेटिस्फाई करती है, इसीलिए तो उसको क्लेम मिला होगा। मैच कर रहा है इससे, देखो। कल हमने जो पढ़ा था वो ये रहा, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। Goods purchased under a patent or brand name. In case where the goods are purchased under its patent or brand name, there is no implied condition. There is no implied condition that the goods shall be fit for any particular purpose. Here the buyer is relying on the particular brand name. मैच नहीं कर रहा है? सेम तो है। सेलर भी डिपेंड नहीं करेगा, हाँ सेलर भी जिम्मेदार नहीं है। अभी हमने ये भी पढ़ लिया, वो ब्रांड नेम जिम्मेदार है जिसका वो ब्रांड है। इसीलिए तो देखो ना, वो सर्विस सेंटर भेज देते हैं, तुम ये मोबाइल लेने जाओ, इसमें कुछ गड़बड़ होगी, जब तुम दोबारा दुकान पे जाओगे तो बोलेगा क्या, ये लो सर्विस सेंटर का एड्रेस, वहां चले जाओ, ये वो सुधार के देंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, इसलिए जो ब्रांड की चीजें बेचते हैं वो ऐसे ही मजे में रहते हैं, बोले हम अपने वो टेंशन है ही नहीं। इसीलिए तो वो ब्रांडेड आइटम की वैल्यू है। कुछ समझ में आई मेरी बात? हम्म, और कंपनी भी छोटे मोटे क्लेम कभी मना नहीं करती क्योंकि उसकी गुडविल गिर जाएगी। और अगर सिंपल सेलर होता है तो अनब्रांडेड आइटम खरीदोगे तो अब तुम सेलर के ही माथे हो, जो वो कहाँ से खरीद के लाया, वो कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द पार्ट ऑफ सेलर दैट द गुड सप्लाइड शैल बी रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस फॉर विच। तो सीधी बात है, वो तीन कंडीशन अगर मैंने तुमसे तुम्हें बता दी, वो तीनों लिखी हैं, देखो ए बी सी, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना। इन सम केसेस द पर्पस में बी असर्टेन फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फ्रॉम द नेचर ऑफ द गुड्स सोल्ड, वेयर द गुड्स कैन बी यूज फॉर ओनली वन पर्पस। अगर गुड्स एक ही पर्पस के लिए यूज हो रहा है, द बायर नीड नॉट टेल द सेलर द पर्पस। कोई गुड्स एक ही तरह की चीज के लिए यूज होता है तो उसके लिए कुछ पर्पस बताने की जरूरत।
तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। कितनी देर पहले से बंद है? कितनी देर पहले से बंद है ये स्क्रीन? ओके, ये देख, आगे है कंडीशन। हाँ, एग्जाम्पल देख रहे थे हम। ए बॉट्स अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ फ्रॉम बी। ठीक है, तो सेट आता है वो टीथ का, वो डॉक्टर ने गलत दे दिया जो डेंटिस्ट है। बट द सेट वॉज नॉट फिट फॉर एज माउथ। ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ and claimed the refund of the price. It was held that A was entitled to do so as the only purpose for them wanted to set on the teeth. ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि नहीं इसका? भाई उसने वो अपने लिए स्पेशल बनवाए और वो ही नहीं काम हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थोड़ी थी, ये इम्प्लाइड कंडीशन थी। दूसरा केस, A went to B's shop, asked for a merit saving machine। अब ये क्या ब्रांड लग रहा है मुझे। B gave A the same and paid the price। A relied on the trade name। A ने किस पे रिलाई किया, सेलर पे या ट्रेड नेम पे? ट्रेड नेम पे। द मशीन रादर देन वन स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। ट्रेड नेम पे रिलाई करके उसने सामान खरीदा है, रादर देन ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। इस केस में there is no implied condition for the fitness of the machine for the buyer's particular purpose। ये थोड़ा सा मैटर सब्जेक्टिव भी है। अगर कभी ऐसा हो कि तुम किसी ब्रांड की दुकान पर गए जो 4-5 ब्रांड रखता है, ठीक है, उस सेलर को तुमने अगर अपनी सारी कहानी समझाई और बोले कि मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड सूट करेगा मुझे, तुम मुझे ब्रांड भी बताओ, तो सब्जेक्टिवली कोर्ट में आप ये दलील पेश कर सकते हो और हो सकता है कोर्ट आपका फेवर कर दे। अगर आप ये प्रूव कर पाए कि मैं पूरी तरह से इसके जजमेंट पे रिलाई कर रहा था और इसने क्लेम किया था कि इसका जजमेंट ठीक है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन अगर तुम स्पेसिफिक ब्रांड ही मांगते हो उससे जाके सीधे सेलर से, मुझे इस ब्रांड की चीज दे दो, अब सेलर कोई जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज यू आर बाय योर सेल्फ यू आर डिपेंडिंग ऑन अ ब्रांड नेम। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एज अ जनरल रूल, it is a duty of the buyer to examine the goods thoroughly before he buys them in order to satisfy himself the goods will be suitable for his purpose for which he is buying them।
दिस इज नॉन एज, कोई डाउट है तो बताओ। तो जनरल ड्यूटी किसकी है? बायर की। बट ये पूरा पार्ट हमने इसी ग्राउंड पे पढ़ा है कि वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, और उसमें भी ये पढ़ लिया कि अगर तुम ब्रांड, बायर अपनी तरफ से इंटेंशन दिखा रहा है कि मेरे को इस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, तो बेसिकली ही इज बिलीविंग इन अ ब्रांड, उस केस में फिर वो सेलर को जिम्मेदार नहीं कह सकता। कोई डाउट है तो बताओ। एक मर्केंटेबिलिटी की कंडीशन है और एक होलसमनेस, बस ये दो और पढ़ेंगे आज। मर्केंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्केटेबल, द गुड्स आर bought by description from a seller who deals in that description। ऐसे सेलर से हमने गुड्स खरीदा है जो उसी डिस्क्रिप्शन में डील करता है, वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। तो एक इम्प्लाइड कंडीशन आती है, द गुड शैल बी मर्केंटेबल क्वालिटी। टू कंडीशन, दो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है बस। पहला, गुड्स शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे ही गुड्स नहीं खरीदा है, यू हैव गिवन हिम अ डिस्क्रिप्शन। और दूसरा, सेलर शुड बी अ डीलर इन द गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। उसी डिस्क्रिप्शन का डीलर है जो सेलर है। डीलर का मतलब ऐसा कोई मतलब बाजार में कोई बड़ा सेलर होता है वो डीलर, हाँ, डीलर का नॉर्मल सिंपल है कि वो डील करता है। छोटी दुकान वाला है, बड़ी दुकान वाला है, मल्टीपल ब्रांड्स रखता है, सिंगल ब्रांड रखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहीं मार्केट में जो टर्म चलती है कि वो तो इस गुड्स का डीलर है, तो तुमको ये लगता है उसका होलसेलर है, वो वाली टर्म नहीं आ रही है। डीलर मतलब सिंपल डील करने वाला। तो अगर वो उसी डिस्क्रिप्शन के गुड्स में डील करने वाला बंदा है और तुमने उसे डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद भी वो जो सामान तुमने खरीदा है वो मार्केटेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है। अब इसमें एक प्रोवाइडेड दैट है, if the buyer has examined the goods there shall be no implied condition। सर ऊपर तो अभी बोला था, वो कौन सा था? डिस्क्रिप्शन से मैच ना करना अलग चीज है, और मार्केटेबल ना होना अलग चीज है। अगर डिस्क्रिप्शन ही मैच नहीं हुआ तो ये पॉइंट ही नहीं हिट होगा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हिट होगा, और उस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी। डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है, मार्केटेबिलिटी नहीं है, पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद, एक मैं मजेदार एग्जांपल बताता हूं इस पे तो तुम्हें ध्यान रहेगा। तुम लैपटॉप खरीदने गए, तो पता है नहीं आउटडेटेड होते जाते हैं, पुराना ओएस होता जाता है, या मोबाइल लेते हैं हम, तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि भाई रैम जो है बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले तक जिस रैम में काम कर पा रहा था ये, अब ये नहीं कर पाएगा। और पुराने जमाने का लैपटॉप या पुराने जमाने के मोबाइल में तुम इतना डेटा डालोगे, या जो आज एप्स यूज कर रहे हो, वो काम ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उस ऐप की जो रिक्वायरमेंट है ना रैम में चलने की, उतनी रैम तुम्हारे मोबाइल में ही नहीं है, तो वो हैंग हो जाएगा। अब तुमने उसको डिस्क्रिप्शन दे दिया, 256 MB की मेरे को रैम चाहिए, और ऐसा ऐसा। पहले तो 40 MB 60 MB की रैम में भी मोबाइल चलता था और बढ़िया चलता था, ऐप की रिक्वायरमेंट ही उतनी थी। जीबी तो लोग सोचते भी नहीं थे रैम में, एमबी में सोचते थे। 256 MB बहुत बड़ा होता था। तो प्रॉब्लम यह है कि तुमने उसको बहुत आउटडेटेड डिस्क्रिप्शन दिया, सेलर ने आउटडेटेड डिस्क्रिप्शन का प्रोडक्ट तुम्हें दे दिया, तुम उसे लेके चले गए और वो मार्केटेबल नहीं निकला, सेलर जिम्मेदार है। पर जब तुमने आउटडेटेड डिस्क्रिप्शन उससे मांगा और सेलर को पता है कि ये मार्केट में नहीं चलता है, सेलर ने तुमसे कहा ये वो चीज है, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के अनुसार सारी है, अगर उसमें कोई कमी पड़ेगी तो मैं बैठा हूं, वो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, मेरा गुड्स वापस ले लूंगा, लेकिन मेरे तुम्हारा डिस्क्रिप्शन कुछ भी कम नहीं है, इसके बाद तुम इसको चेक कर लो, बाकी तुम जानो तुम्हारे काम जाने। तो इसका क्या मतलब है?
प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, बायर ने क्या किया है, गुड्स, there shall be no implied condition as regard to defect which such examination ought to have revealed. The इसका क्या मतलब है, एग्जामिनेशन करने के बाद अगर कोई डिफेक्ट मिले रिलेटेड टू व्हाट, मार्केटेबिलिटी, उसके लिए सेलर जिम्मेदार, ऑब्वियसली वो मार्केटेबल नहीं है, उसको पता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बाजार में जाके लोग खरीदते हैं ना आउटडेटेड प्रोडक्ट, आउटडेटेड प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग में भी खरीद लेते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा है। द एक्सप्रेशन मार्केटेबल, mercantable quality though not defined, फिर से, nevertheless connotes goods which with such a quality in such a condition man of ordinary prudence would accept them as goods of the description. It does not imply any legal right. मार्केटेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने अगर ये गुड्स खरीदा है और ये इसकी मार्केटेबिलिटी है तो मैं इसको बेचने का राइट रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेच पाओगे तो बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे तो नहीं भी बेच पाओगे। केवल गुड्स अच्छा होने के लिए से थोड़ी बिक जाता है, तुम्हें ऐसा बायर ढूंढना पड़ेगा जिसको उस गुड्स की जरूरत है, फिर उसे रेडी करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, प्राइस ऐसी रखनी पड़ेगी, तब बिकता है। तो मार्केटेबल क्वालिटी का ये मतलब नहीं है कि वो मार्केट होना ही चाहिए, वो सेल होना ही चाहिए। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन के हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कुछ समझ सकता। तो ये वाली बात याद रखोगे ना, आउटडेटेड वाली, तो मेरी बात ये याद रहेगी कि मार्केटेबिलिटी में ये बात है कि देखो डिस्क्रिप्शन वाले बात में तो ये थी कि इवन चेकिंग कर ले वो बायर, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करोगे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन वाली। लेकिन मर्केंटेबिलिटी वाले बात पे उन्होंने कहा है कि अगर आप चेकिंग करते हो और चेकिंग के रीजनेबल चेकिंग के बाद क्या होता है, आपको कोई डिफेक्ट रिवील नहीं होता है, बाद में रिवील होते हैं कि भाई ये नहीं चल रहा, इसमें ये ऐप नहीं चल रही। अब तुम उस दुकान के वाले के पास बार बार जाके बोलोगे ये गुड्स वापस ले लो, ही इज नॉट बाउंड। बायर को उसने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी थी एग्जामिनेशन करने की। इफ द पर्सन ऑर्डर मोटर हॉर्न्स, एग्जाम्पल दिया है गाड़ियों के हॉर्न फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हॉर्न्स एंड हॉर्न सप्लाइड एंड स्क्रैच्ड एंड डैमेज्ड ओइंग टू बैड पैकिंग। वो खराब क्यों हुए, पैकिंग सही से नहीं की। होते ना हमारे जो लोकल मार्केट में गाड़ी के पार्ट्स बेचने वाले लोग हैं, वो यहाँ बनाते थोड़ी हैं, तो मंगाते हैं। सपोज ऐसे कोई एक शॉप है जो व्हीकल पार्ट्स में डील करती है, मोटर पार्ट्स में डील करती है, उसने कहीं से मंगाए ऐसे हॉर्न वॉर्न बहुत सारे, और वो तो पैकिंग की वजह से स्क्रैच और डैमेज हो गए। तो ऑब्वियस बात है कि उस व्हीकल पार्ट्स वाली दुकान वाले को ये राइट है कि अपने होलसेलर को वो वापस भेज दे, क्योंकि वो आगे बेच ही नहीं पाएगा इनको। कोई किसी को दिखाएगा, बोलेगा अरे ये टूटा फूटा है, ये स्क्रैच है, ये मेरे को नहीं चाहिए, इवन दो वो डिस्क्रिप्शन सेम था। एक और कहानी देखो, ए, ये एक बायर है, इसने खरीदा ब्लैक वेलवेट कोट from sea, found it to be damaged by white ants, held the condition as to merchantability was broken. अरे हाँ या ना, कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस क्या होता है, जैसे एक चिप्स का पैकेट है जो कंप्लीट पैकेट है, वो कहीं से फटा नहीं है, बिस्किट का पैकेट, पानी की बोतल उसकी सील ब्रोकन नहीं है, तो उसे होलसम कहेंगे। और अगर ऐसा कुछ डिफॉल्ट है उसमें तो फिर वो होलसम नहीं है ना, सिंपल सी बात। इन द केस ऑफ ईटेबल, ये होलसमनेस की कहानी शुरू कहां से होती है, देखो मैंने भी कौन सा एग्जांपल लिया, खाने पीने की चीज में। तो इन केस ऑफ ईटेबल एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस का मतलब ये किराना वगैरह जैसी चीजें जो होती हैं हमारी, इसमें भी पैकिंग आती है ना सब चीजों की। तुमने वो नाम पढ़े ना, किराना शॉप पे प्रोविजंस लिख के रखते हो,
सर हम बोर्ड ही नहीं देखते हैं। इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द मर्केंटेबिलिटी देयर इज अनदर इम्प्लाइड कंडीशन। जब आप कोई ऐसी शॉप चला रहे हो, सपोज किराना शॉप चला रहे हो, होलसेलर से माल मंगाते हो, तो मर्केंटेबल होना चाहिए, वो तो ठीक है, वो होलसम भी होना चाहिए। अगर वो होलसम नहीं है तो एज अ रिटेलर तुम अपने होलसेलर को वापस कर दोगे ना माल। अरे हाँ है ना। तो वो यही कह रहे हैं, मर्केंटेबिलिटी तो जरूरी है ही, साथ में implied condition that the good shall be wholesome. Example देखो, A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. F wife consumed the milk and was infected and died. Held there was a breach of condition as to fitness, A was liable for the damages. तुम्हें कोई डाउट है तो बताओ। तो होलसमनेस में ईटेबल्स में किसी भी तरह का बैक्टीरिया, फंगस, सब कवर हो जाएगा। ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ वो उस वही रीजन होते हैं उसके होने के। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। देखो अगला टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, केवल छोटे से 4 पॉइंट्स हैं, पर फिर भी मैं रुक रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये अच्छे से पढ़ लो। इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा आस्किंग होती है। और इम्प्लाइड कंडीशन आज सारी समझ ली हमने। केवीएट एम्प्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कल, उसे रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये इम्प्लाइड वारंटीज पढ़ा दूंगा। हाँ।